गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस लेक्चर में एरिया वेक्टर का डिस्कस करेंगे। एरिया वेक्टर तो अभी तक हम लोगों ने मोस्टली देखा था, पढ़ा भी था, 9th में या 10th में या 11th में भी हो सकता है। टीचर्स आपको बताए हों, कैटेगरी डिफाइंड कर दिए हों कि वेक्टर क्वांटिटी ये है, ये स्केलर क्वांटिटी ये है। इन्हें हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, इन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर क्वांटिटी उन्हें बोलते हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, और स्केलर क्वांटिटी उन्हें हम बोलते हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। बट एक्चुअली क्या है, मान लीजिए मैंने जो डिफिनीशन आपको बताया होगा या मैंने आपको बताया होगा, वो जो डिफिनीशन है वो एक्चुअली ये डिफिनीशन नहीं है, इससे थोड़ा डिफरेंट है। प्रैक्टिकल डिफिनीशन कुछ और है। हमने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी भी हो सकती है और वो स्केलर क्वांटिटी भी हो सकती है। वो डिपेंड किस पे करता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, कैसे हमको उसको यूज करना है। अगर हमको वो चीज एज वेक्टर क्वांटिटी चाहिए, एज हमको डायरेक्शन भी चाहिए हमको, तो मे बी वो स्केलर होगी बट वो एज वेक्टर हो जाएगी। और कोई वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन हमको उसको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन हमको नीड ही नहीं है, दैट मीन्स वो क्या बन जाएगा, वो स्केलर बन जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं। नॉर्मल देखो, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल हमने इसके एरिया, जैसे ये पेज है, ये आपका ही पेज है, 11th भी इसमें लिखा गया है, मार्क्स वगैरह है आपके फाइनल। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये पेज है, इधर से मैं दिखाता हूँ, ये पेज है ये। अब इस पेज का दो एरिया है, एक एरिया इस साइड है, एक एरिया क्या है, इस साइड है, दोनों साइड एरिया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी तक हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो दैट मीन्स हम लोग बोल देते थे कि ये क्या है, ये जो है एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अब हमको एरिया की डायरेक्शन जरूरत पड़ी। हमको कौन सा एरिया कंसीडर करना, हमको बाहर वाला एरिया कंसीडर करना है। कौन सा एरिया कंसीडर करना, बाहर वाला ही। हमने बोला जो इसका पीछे का पेज जिसे लाइनिंग नहीं है वो पेज हमको चाहिए, वो साइड का एरिया चाहिए हमको। ऐसे इसे कवर करो कि वो साइड का एरिया ऊपर रहे, तब दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, इसकी हमको नीड हो गई, यहाँ पे डायरेक्शन की नीड हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा। सेम टू सेम ऐसे फिजिक्स में भी है। हम लोगों ने अभी तक एरिया को एज स्केलर यूज किया था, तो एरिया की स्केलर क्वांटिटी थी। अभी हम लोग क्या करेंगे, आज से या अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एरिया को डायरेक्शन के साथ मिलेंगे, दैट मीन्स क्या बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, हेडिंग डालो आप एरिया वेक्टर, हेडिंग डालेंगे हम लोग एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसलिए एरिया वेक्टर में हम लोग लिखेंगे द एरिया ऑफ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ध्यान रखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड डायरेक्शन या विद डायरेक्शन is called area vector, that means हम लोग एरिया लेंगे, एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी हम लोग डायरेक्शन भी लेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया वेक्टर बोलेंगे। नॉर्मली एरिया को हम लोग ए से डिफाइन करते थे, अब हम लोग एरिया को मान लीजिए एस, मतलब सरफेस एरिया है तो एस से भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। मान लीजिए हम लोग नॉर्मली इसे हम लोग किसे डिफाइन करते थे, एस से डिफाइन करते थे, तो हम लोग इसको एरिया वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे, हम लोग वेक्टर एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए, अब ये तो हो गया, ये इतना हम लोगों ने सीख लिया। दैट मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया विद डायरेक्शन, दो एरिया का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के साथ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर बोलते हैं, और इसे लोग वेक्टर एस से डिनोट करते हैं, इसे लोग वेक्टर एस से डिनोट करते हैं। और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या ली जाती है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड वाली डायरेक्शन ली जाती है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड की डायरेक्शन में दी जाती है, अंदर की एरिया नहीं की डायरेक्शन नहीं दिया जाता। दैट मींस फॉर एग्जांपल मान लीजिए, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हमने एक प्लेन कंसीडर किया, ये कोई एक प्लेन है, ठीक है, और
इसका एरिया क्या है, एस है, इसका एरिया क्या है, एस है। तो इसका डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे, इसका एरिया क्या है, एस है, दैट मींस इसकी क्वांटिटी क्या है, एस है, मैग्नीट्यूड क्या है, एस है, और इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, नॉर्मल डायरेक्शन लेंगे। इसके डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग, नॉर्मल डायरेक्शन लेंगे। तो नॉर्मल डायरेक्शन को हम हमेशा एन कैप से डिनोट करते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, साइन थीटा, एन कैप। तो यहाँ पे एन कैप क्या बताता था कि ए क्रॉस बी जो होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है। दैट मींस यही है कि नॉर्मल डायरेक्शन को शो करेगा। दैट मींस एस इसका मैग्नीट्यूड है और एन कैप क्या है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन है। तो वेक्टर एस इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर एस इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हैं, एस इंटू कितना हो जाएगा, एन कैप। एस इंटू कितना हो जाएगा, एन कैप। अब ये क्या बन गया, ये हो गया आपका एरिया वेक्टर। कभी भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, उसका डायरेक्शन पता हो गया है, वो क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। जैसे 5 मीटर पता है आपको, डायरेक्शन नहीं पता है, हमें पता है क्या, ऑन द एक्स एक्सिस हो गया 5 बाई क्या हो गया वेक्टर, समझ गए आप। दैट मींस ये क्या बन गया आपका, एरिया वेक्टर बन गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेडिंग डालेंगे आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेक्स्ट हेडिंग। अब यहां पे देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, एक्चुअली क्या है कि अभी तक हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया, वो किसी एक पॉइंट से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। ठीक है, अभी हमको नीड पड़ेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर फाउंड पता चल जाएगा तो हम लोग जो है कई चीजें हम लोग पता कर सकते हैं। क्योंकि अब हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे अभी तक पॉइंट हम लोग करते थे, तो पॉइंट क्या होगा, बहुत छोटा सा पॉइंट होता है, उस पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेते थे। अब मान लीजिए उस पॉइंट के हमने कोई स्फीयर बॉल रख दिया, अब उस स्फीयर बॉल पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उस स्फीयर बॉल के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ना कैलकुलेट करके हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। लगभग दोनों की बातें सेम है बट थोड़ा सा डिफरेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग कोई जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गए, ये पॉजिटिव टर्मिनल प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव चार्ज है प्लेट है। ठीक है, अब हमको डायरेक्शन पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है इसकी पेडवील में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक यूनिट एरिया लेंगे। एक यूनिट एरिया मतलब कोई भी एरिया हो सकता है, 1 mm² हो सकता है, 1 cm² होता है, 1 m² होता है, 1 km², मतलब एक यूनिट एरिया लेंगे और उस यूनिट एरिया से 90 डिग्री एंगल पर जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। समझ गए आप, नहीं समझ पा रहे हो? तो दैट मींस मेरे कहने मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉर्मली क्या है, काउंटिंग है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये नॉर्मली क्या है, काउंटिंग है कि किसी भी ऑब्जेक्ट से या किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही है, और वो भी कैसे पास करनी चाहिए, नॉर्मली पास कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ये एरिया लिया, ये एरिया लिया, इससे कितनी नॉर्मली पास कर रही है, 1 पास कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना बड़ा एरिया ले लेता हूं मैं, जिससे कितनी पास कर रही है, 2 पास कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इतना बड़ा एरिया ले लिया मैंने तो 3 हो जाएगा, पूरा एरिया ले लिया हमने तो लगभग 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। दैट मींस नॉर्मली क्या है, ये काउंटिंग है, नॉर्मली क्या है, काउंटिंग है। लेकिन बताना जितना इजी है, आपको समझना जितना इजी है, उतना ही कैलकुलेशन इजी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं, उन्हें हम लोग ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं, और उनमें बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, बट उनका कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे, तो दैट मींस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द, यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स in a given area is
मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing normally to that area। समझ पा रहे हैं आप लोग? डाइलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ गिवन एरिया, किसी गिवन एरिया में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। वो क्या मेजर मतलब काउंटिंग, मतलब कितनी पास कर रही है ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू दैट एरिया, जो उसके नॉर्मली पास कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग कैसे, इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इट इज डिनोटेड बाय फाइव, इसे हम लोग फाइव से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं से फाइव ई से भी डिनोट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अभी हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में वहां मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, फाइव एम हो जाता है, यहाँ फाइव ही लिखते हैं हम लोग, तो फाइव ई आप लोग लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फाइव लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइव ई लिख लो मान लीजिए, इसे हम लोग फाइव ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेकिन कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग? तो नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक प्लेन हम कंसीडर कर लेते हैं, ये कोई प्लेन है ऐसे रखा गया है। ठीक है, अब इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है, E है, और इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू है S, एरिया कितना है इसका S। तो मान लीजिए फाइव इक्वल टू क्या लिखेंगे जानते हो आप, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा, दैट इज फाइव इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, फाइव इक्वल टू E इंटू कितना हो जाएगा, S के बराबर होगा। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब उस फील्ड की इंटेंसिटी कितना है जिससे इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही है, और S क्या है, उसका एरिया है। इसकी यूनिट हम लोग यहाँ बना सकते हैं फाइव इक्वल टू, तो E की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है ना। अरे भाई F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू E इंटू क्या होता है, क्यों होता है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, F अपान क्यू होगा। तो F का क्या होता है, न्यूटन कूलम का C, सॉरी चार्ज का C, तो न्यूटन पर कूलम होता है। और इंटू क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। दैट इज फाइव इक्वल टू लोग क्या लिख सकते हैं, फाइव इक्वल टू हो जाएगा ये न्यूटन, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन एरिया पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पर एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर मान लीजिए देखेंगे, अब मान लीजिए हमको, हमारे पास कोई बॉडी है स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में कोई बॉडी है, स्फेरिकल शेप की बॉडी को यहाँ पे मैं ले जाके रख देता हूँ, स्फेरिकल शेप की बॉडी को मैं यहाँ पे ले जाके रख देता हूँ, या मान लीजिए और कोई बॉडी है, ये सिलेंड्रिकल टाइप की बॉडी है, इसको मैं ले जाके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं रख देता हूँ, तो क्या इससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी उन सब की वैल्यू दैट मीन्स वो सब नॉर्मली होंगे, इससे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एरिया, देखो नॉर्मली का मतलब क्या है, एरिया से रिलेटेड नॉर्मली ना। अब यहाँ पे देखिए इस वाले केस में नॉर्मली है क्योंकि हमने एक प्लेन लिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमने जो ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे, ऑब्जेक्ट का सरफेस वो किसी भी शेप में हो सकता है। अगर मान लीजिए नॉर्मली हम लोग ये लेते हैं, पेज लेते हैं, तो दैट मींस ये नॉर्मली हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ले लेंगे, सिलेंडर शेप में ले लेंगे, या मान लीजिए रेक्टेंगुलर शेप में ले लेंगे, या मान लीजिए स्फेरिकल शेप में ले लेंगे, तो जरूरी नहीं कि उसका पूरा सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉर्मली ही होगा, एंगल चेंज हो जाएगी, एंगल चेंज हो जाएगा। तब क्या होगा, तब यहाँ इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एक प्लेन लेते हैं, ये फिगर में क्या कीजिएगा, एक हम लोग प्लेन लेते हैं और प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थीटा एंगल बनाते हुए जा रहे हैं। ये कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, प्लेन से ये थीटा एंगल, प्लेन वेक्टर क्या होगा, इधर होगा, दैट इज के एंगल कितना बना, थीटा बन रहा है। ये वेक्टर ई की डायरेक्शन है
ये वेक्टर एस की डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन ये है, इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तब क्या होगा जानते हो आप? तब हम लोग फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो भी सोचो, हॉरिजॉन्टल, ये ठीक क्या हो जाएगा? हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या पे लिखेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? एरिया, मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो फाइव एंड फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसके कंपोनेंट कितने आए हैं? ई है, इधर कितना आ जाएगा? ई कॉस थीटा आ जाएगा। दैट मींस हम लोग क्या लिखेंगे? फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा। तो फाइव इक्वल टू हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा? ई एस कॉस थीटा हो गया, ई एस कॉस थीटा हो गया। ध्यान से देखो, फाइव इक्वल टू क्या हो गया? ई एस कॉस थीटा हो गया। व्हाट इज ई? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड व्हाट इज एस? एरिया वेक्टर या एरिया। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि होती है वेक्टर क्वांटिटी। एस क्या होता है? एरिया वेक्टर, जो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके साथ में क्या है? कॉस थीटा लिखा है। ध्यान से ये कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा है क्या आपको? ये कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा है आपको? ए बी कॉस थीटा के फॉर्मेट में दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। दैट मींस ए बी कॉस थीटा कब आता था? जब हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करते थे तब आता था। इसका मतलब ये है कि जो फाई है वो कुछ स्पेशल चीज नहीं है, वो जो भी है, लेकिन कैलकुलेशन उसका कैसे करते हैं? ये एक्चुअली फाई इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, अदरवाइज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। सो वी कैन राइट एज फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस। So we can write as phi equal to vector E dot vector S. Thus we can say that, अगर इसका दूसरा हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जो सबसे इजी होगा। इसे आप लिख भी सकते हैं अगर एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएगा, जहां भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफिनेशन लिखना तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इसको हम लोग लिख सकते हैं। एंड इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर कूलम मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसका डायमेंशन भी लिख लो, इसके आगे चलते इतना नोट कर लीजिएगा, डायमेंशन लिख लो इसका। हमको डायमेंशन और यूनिट सबकी पता होना चाहिए। आप अगर नहीं पता होगा तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। आपके वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है। वहां पे अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे तो आपके मार्क्स पे कट जाएंगे। समझ गए आप? इसलिए जितनी फिजिकल क्वांटिटी एज इट इज पढ़ते जाएंगे, सबका डायमेंशन और सबकी यूनिट में यूनिट डिराइव करके भी आपको बता देता हूं, डायमेंशन भी डायरेक्ट पर बता देता हूं। आप उसको माइंड में रखेंगे, उसे भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा। फाई का डायमेंशन निकालते हैं। फाई इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए क्या, न्यूटन। न्यूटन मतलब फोर्स, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? mlt-2 होता है। वेरी गुड, पता है आपको। मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर का हम लोग जानते हैं L2 हो जाएगा। वेरी गुड। अपान चार्ज कितना होता है? चार्ज क्यों नहीं होता? 80 होता है। चार्ज कितना होता है? 80। अपान में कितना हो गया? 80 हो गया। तो फाई इज इक्वल टू डायमेंशन इसका कितना हो जाएगा? फाई का डायमेंशन फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ml3 हो जाएगा। L1 यहाँ पे, यहाँ पे L3 हो गया, और t माइनस यहाँ पे, t माइनस 1 यहाँ ऊपर जाएगा, t माइनस 1 हो जाएगा, t माइनस 3 हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। दैट मींस ये किसका डायमेंशन फार्मूला है? ये डायमेंशन फार्मूला है आपका फाई का। फाई का दैट मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ml3 t माइनस 3 a माइनस 1। नोट कर लीजिए कॉपी में, लर्न भी किए रहिएगा, जरूरी है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। फाई इक्वल टू ES आ गया, हम लोगों ने देख लिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये पता चल गया हम लोगों को। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस लिखेंगे, स्पेशल केसेस नोट करिए कॉपी में। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस में हम लोग क्या लिखेंगे? केस नंबर फर्स्ट देखते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप ये मत बोल दीजिएगा कि इस वाले केस में थीटा की वैल्यू 90 है, इस वाले केस में थीटा की वैल्यू कितना है? 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हम लोग एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा आउटवर्ड, और ये बाहर की ओर, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा बाहर की ओर होगी।
तो जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का है वही डायरेक्शन किसका है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इसका मतलब थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 90 नहीं आएगा, थीटा इक्वल टू 0 आएगा। 90 किस केस में आएगा, 90 जब होगा पेपर, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने मान लीजिए ये मेरा ये हैंड क्या है, प्लेट है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव और इनके बिटवीन में मैंने रखा हुआ है। तो इस वाले केस में क्या होगा, मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन सेम है। आपको ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री एंगल, बट 90 डिग्री एंगल नहीं है, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन होगा तो कितना होगा वो बाद में देखेंगे। अभी क्या 90 डिग्री कब होगा, जब हम लोग ऐसे रख देंगे, ये मेरा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल है और दोनों के बीच में ऐसे मैंने रख दिया ये। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, इधर हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ऐसे बाहर ऐसे, और इसकी डायरेक्शन ऐसे। तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री का। इस केस में जब 90 डिग्री होगा तो मान लीजिए ये प्लेन कंसीडर करते, इस एरिया से कितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे। एरिया मतलब जिसकी हाइट ना के बराबर हो, 0 हो, लगभग 0 हो, मतलब 0 है ही, ऐसा कंसीडर कर लो कि 0 ही है उसका हाइट। जब उसकी हाइट 0 है तो उसमें से क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, वो साइड से निकल जाएगा। दैट मींस का मतलब हम लोग ये कंसीडर करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगी। और जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास नहीं करेगी तो फ्लक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0। फ्लक्स की वैल्यू कितना आ जाएगी, 0 आएगी। यहाँ हम लोग लिखेंगे, तो ये तो प्रैक्टिकल में हमने बता दिया, कैलकुलेशन से ही देख लेते हैं। हमने फाई इक्वल टू वैल्यू लिखा है, क्या लिखा है, E इंटू एस इंटू कॉस, यहाँ पे क्या लिखा हमने, थीटा लिखा है। थीटा के प्लेस पे क्या लिखोगे आप, 90 लिख दो। कॉस 90 वैल्यू कितना होती है, 0। फाई इक्वल टू कितना आ गया, 0। फाई इक्वल टू कितना हो गया, 0। आप ध्यान रखेंगे, हमेशा एक केस ध्यान रखेंगे, ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नीट में और कभी कभी IITs में भी वो केस बेसिस पे आते हैं, स्पेशल केस बेसिस पे आते हैं। तो कभी भी हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू जरूर आपको याद रखना है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। कब होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, केस नंबर सेकंड देखते हैं। केस नंबर सेकंड, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो ठीक हमको पेज को कैसे रखना पड़ेगा, हमको पेज को ऐसे रखना पड़ेगा, ये है ये ऐसा। अब देखो ध्यान से देखो, आप ये पेज के बीच में हमने रख दिया। अब देखो जितनी मान लीजिए पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे निकलेंगी सब के सब इससे होके जाएंगी, सब के सब इससे होके जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होगा, इस वाले केस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम केस बोल सकते हैं, इसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फाई मैक्स मैं लिखूंगा, तो थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा इस केस में, 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, सेम है। दैट मींस यहां पे हम लोग लिखेंगे E इंटू एस इंटू क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा। और cos 0 की वैल्यू कितना होती है, 1। cos 0 वैल्यू कितना होती है, 1। और जो cos वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है, यहाँ पे cos लिखा है, cos थीटा लिखा है, तो cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, नेगेटिव में नहीं, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। दैट मींस कि 1 हो गया, दैट मींस मैक्सिमम फाई हमारा आएगा और वो क्या आएगा, E इंटू एस के बराबर होगा। कोई आपसे ओरली क्वेश्चन पूछ सकता है वाइवा में कि मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप क्या बताएंगे, सर मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर के प्रोडक्ट के बराबर हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।